दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मुझे भारी बारिश के चलते ट्रक को हाईवे के साइड में लगाना पड़ा। देर तो हो ही चुकी थी और अब इस मूसलाधार बारिश के कारण और भी देरी होने वाली थी। खैर, जब मूसलाधार बारिश बूंदाबांदी में बदली तो मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से आगे बढ़ा। अभी कुछ दूर आया ही था कि ट्रक का इंजन आवाज़ करने लगा, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ट्रक अब कभी भी बंद पड़ सकता है। तो ऐसे में मुझे जल्द से जल्द कीमची पहुंचना था ताकि ट्रक में आई खराबी को ठीक किया जा सके। कीमची अभी 16 किलोमीटर दूर था, तो मुझे लगा कि 16 किलोमीटर दूर तक तो ट्रक चली ही जाएगी। पर जैसे ही ऊंचा हार का पुल आया तो वैसे ही ट्रक का इंजन एकदम से बैठ गया। ट्रक के बंद पड़ते ही मैं मुसीबत में पड़ गया, क्योंकि ऊंचा हार का पुल सिंगल लाइन का पुल था और मेरा ट्रक पुल के बीचों बीच बंद पड़ गया था, जिसका मतलब था कि मेरी वजह से दूसरों को परेशानी होने वाली थी और ये परेशानी मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत थी। इसलिए मैंने जल्दी से बलदेव को उठाया। बलदेव मेरा ही पार्टनर था जो उस वक्त मेरे साथ ही ट्रक में था। जैसे मैंने बलदेव को उठाया तो वैसे ही बलदेव अपनी आंख मसलता हुआ बोला, पहुंच गए क्या? अभी बलदेव के मुंह से इतना ही निकला था कि तभी वो चीखते बोला, अरे भाई, तूने ये ट्रक को ऊंचा हार के पुल पर क्यों रोक रखा है? जल्दी से पार कर इस पुल को। बलदेव भाई के ये कहते ही मैंने कहा कि अरे यार, मैं इसे कैसे पार करूं? इंजन तो सीज हो गया है। जैसे ही मैंने इंजन की सीज होने की बात की तो वैसे ही बलदेव भाई ने कहा, जल्दी से ट्रक से उतरो और इस पुल को पार करो। उनके ये कहते ही मैं फौरन ही ट्रक से नीचे उतरा और भागते उस पुल को बलदेव भाई के साथ पार कर लिया। इससे पहले मैं बलदेव भाई से इस हड़बड़ी का कारण पूछता कि तभी उस पुल पर धमधम की आवाज़ें होने लगी, मानो कि बहुत से लोग उस पुल पर एक साथ कूद रहे हों। पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर उस धमधम से हो रहे कंपन से हमारा ट्रक पुल के एक और खिसकने लगा। अब ये देखकर मैं चीखते हुए बलदेव भाई से बोला, भाई ये सब क्या हो रहा है? हमारा ट्रक तो पुल के किनारे की तरफ खींचा जा रहा है। अभी मैंने बलदेव भाई से इतना ही कहा था कि तभी हमारा ट्रक एक झटके से पुल से नीचे गिर पड़ा। ट्रक के पुल से नीचे गिरते ही बलदेव भाई ने मुझसे कहा, अब चाहे जो भी हो जाए, पीछे पलट कर मत देखना और ना ही किसी के पुकारने पर जवाब देना है जब तक कि संत बाबा के मठ तक नहीं पहुंच जाएं। इतना बोलकर बलदेव भाई आगे बढ़ गए और उनके आगे बढ़ते ही मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। अभी मैं यही सोच रहा था कि बलदेव भाई ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं कि तभी पीछे से किसी ने बलदेव भाई को उनका नाम लेते पुकारा, अरे बलदेव, बहुत सालों बाद इधर आना हुआ। हम लोग कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चल अपने किए की माफ़ी मांग या फिर हमारे साथ चल। पीछे से जो कोई भी बलदेव भाई से बात कर रहा था उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी थी। साथ ही उस वक्त मुझे ठंड का भी एहसास हो रहा था। पर हैरानी वाली बात ये थी कि मुझे पसीना भी खूब आ रहा था। वो जो कोई भी था अभी भी लगातार बलदेव भाई से बात किए जा रहा था, पर बलदेव भाई चुपचाप तेज कदमों से आगे बढ़ जा रहे थे और उनके पीछे पीछे मैं भी सरपट भागे जा रहा था। पर जब पीछे से उसने मेरा नाम लेते हुए कहा, मदन, बलदेव का साथ छोड़ दे, नहीं तो ये भी तुझे हमारी तरह कभी न कभी मार देगा, जैसा कि उस रात इसने हम लोगों को इस पुल से नीचे फेंक दिया था। उसने जब ये बोला कि बलदेव ने उनका खून किया था तो ये सुनकर मैं वहीं पर रुक गया, क्योंकि बलदेव भाई स्वभाव से भी घमंडी थे और कभी कभी वो मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार भी करते थे। पर मैंने उनसे काफ़ी उधार ले रखा था, इसलिए मैं बलदेव भाई के खिलाफ नहीं गया। अभी मैं मन ही मन बलदेव भाई की करतूतों को याद ही कर रहा था कि अचानक ही बलदेव भाई का सब्र का बांध टूट गया और वो चीखते हुए पीछे पलटे और बोले, मैंने अकेले ही सारे गलत काम नहीं किए, तू भी बराबर का भागीदार रहा है। अभी बलदेव भाई के मुंह से इतना ही निकला था कि तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उस तेज हवा के झोंके के साथ बलदेव भाई का सर एक झटके के साथ उनके धड़ से कटकर सड़क पर गिर पड़ा। ये मंजर देखते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसर गया और मैं कुछ ही देर में बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं उसी हाईवे के किनारे पर पड़ा हुआ था। अब तक सुबह भी हो चुकी थी और वहाँ हाईवे पर गाड़ियाँ भी आ जा रही थी।
मैंने बलदेव भाई की लाश ढूंढने की भी कोशिश की, मगर बलदेव भाई का ना तो कटा हुआ सर मिला और ना ही उनकी बॉडी। यहाँ तक कि वो ऊंचा हार का पुल जो पिछली रात हमारे ट्रक के नीचे गिरने से टूट गया था, तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त लग रहा था। खैर, सवालों की गठरी सर पर उठाए मैं वहाँ से पहुँचा कीमची, जहाँ मेरी मुलाकात नेहरू से हुई। दरअसल नेहरू बलदेव भाई का कभी खलासी हुआ करता था, पर बलदेव के बदतमीजी के चलते उसने उसका साथ छोड़ दिया और आज यहाँ कीमची में मैकेनिक का काम कर रहा है। नेहरू से मुलाकात होते ही उसने पूछा, बलदेव जिंदा है या फिर मर गया? उसके इस सवाल का कारण मैं समझ सकता था, इसलिए मैंने नेहरू को पिछली रात घटी घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनने के बाद नेहरू मुस्कुराते बोला, मुझे मालूम था कल वो ऐसी ही मौत मरेगा। उसने भी तो उस रात लाल एक्सप्रेस में 3 औरतों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। नेहरू के ये कहते ही कि बलदेव ने 3 औरतों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। अब ये सुनकर मैं सन्न रह गया और जब मैंने नेहरू से सवाल करते पूछा, कब हुआ ये सब, तब नेहरू ने कहा, उस वक्त बलदेव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो गया था। उसका कोई भी काम नहीं बन रहा था, जिसके चलते बलदेव चोरी छुपे चिरौटा से भागा और फिर मेरी मुलाकात बलदेव से लाल एक्सप्रेस में हुई। चूँकि मैंने बलदेव को एक बार अपने चाचा के साथ देखा, तो ऐसे में जब मैंने बलदेव को ट्रेन के गेट पर देखा तो झट से पहचान गया और हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई। पर जल्दी मुझे एहसास हुआ कि बलदेव कोई कांड करने वाला है, पर क्या, ये तो मुझे मालूम नहीं था। पर जैसे ही रात के 2 बजे और ट्रेन में खामोशी पसरी, तो वैसे ही बलदेव का असली मंसूबा बाहर आ गया। उसने 3 औरतों को बड़ी ही चालाकी से बेहोश किया और फिर उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और उनका सामान लूट लिया। अब ये सब देखकर मेरी भी हालत पतली हो गई और डर के मारे मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं बोला। मेरे कुछ ना बोलने के चलते बलदेव को लगा कि मैं उसके साथ हूँ, इसलिए उसने मुझे अपने साथ रख लिया और लूट का कुछ हिस्सा मुझे देने लगा। उसने कई लूट और हत्याओं को अंजाम दिया। उसके बढ़ते गुनाहों से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैं उससे अलग हो गया। हालांकि उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो मुझे भी मार देगा। दोस्तों, नेहरू की बात सुनकर मुझे लगा कि बलदेव के साथ जो हुआ ठीक ही हुआ। खैर, उस हादसे के बाद मैंने भी अपना दूसरा काम शुरू कर लिया और अब सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और कहानी की ओर। बैड स्क्वाड तो बची नहीं, क्या हुआ? कमबैक नहीं हो रहा क्या? की ओर। दोस्तों, सूरज डूब चुका था। चंबल स्टेशन की टिमटिमाती पीली रोशनी में धूल के कण हवा में तैर रहे थे। करण ने अपनी थकी हुई आंखों को मलते हुए ट्रेन की खिड़की से बाहर झांका। कोलकाता से शुरू हुआ उसका सफर अभी सुनसान स्टेशन पर आकर रुक गया था। ट्रेन को यहाँ रात भर रुकना था क्योंकि इंजन में कुछ खराबी आ गई थी। करण ने अपनी सीट से उठकर कंधे पर बैग टांगा और प्लेटफार्म की ओर बढ़ा। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था, जैसे कोई अनदेखी नज़र उसे देख रही हो। चंबल स्टेशन छोटा था, पुराना और उजाड़। लोहे की बेंचें जंग से लाल हो चुकी थी और दीवारों पर पान की पिक के दाग समय की कहानी को बयां कर रहे थे। प्लेटफार्म पर कुछ यात्री इधर उधर बिखरे